व्रत के लिए खास आज हम लोग बनाएंगे जीरो ऑयल थाली। सभी चीज़ों को बिना ऑयल और बिना घी के बनाया हुआ है। सिर्फ रोटियों में हमने थोड़े से घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे श्रीखंड। उसे बनाने के लिए आप इस तरीके से एक छलनी के ऊपर एक कपड़ा ले लें और उस पर 2 कप दही डालें। दही को हमें जो है वो हैंग करके रख देना है, इस तरीके से बांधकर, या आप उस पर कोई वजन भी रख सकते हैं करीबन 3 से 4 घंटों के लिए, और उसे आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है। हमारा हंकर्ड बनकर रेडी है। उसे आप एक बोल में निकाल लें। 3 बड़े चम्मच चीनी डालें, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और चुटकी भर केसर, जिसे मैंने 1 टीस्पून दूध में भिगोया हुआ है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा श्रीखंड बनकर रेडी है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे हमारा फरसान, यानी कि सामा के चावल की टिक्की। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप सामा के चावल और इसे हम अच्छे से धो लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे क्लीन करना, क्योंकि इसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उसे आप इस तरीके से अच्छे से हाथ से मसल लें और 2 से 3 बार उसका पानी चेंज करके उसे धो लें। सारा का सारा जो पानी है वो आप निकाल दें और धोए हुए सामा के चावल को आप इस तरीके से प्रेशर कुकर में ले लें। उसमें आप डालें 1 कप पानी, थोड़ा सा नमक। इसे हमें प्रेशर कुक करना है 2 विसल आने तक। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, डबल क्वांटिटी का पानी आपको इसमें डालना है। आधा कप सामा के चावल के सामने इसमें मैंने डाला है 1 कप पानी। साथ ही में मैंने 1 बड़ा बॉइल्ड पोटैटो लिया हुआ है। 1 आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, स्टीम कुक किया हुआ है उसे मैंने, और उसे भी मैंने मैश करके रख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो सामा के चावल है वो अच्छे से कुक हो गए हैं। जब वो गर्म हो तभी हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसमें हम हमारी बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। उसमें मैं अब डाल रही हूँ मैश्ड आलू, और ये प्रोसेस आपको तभी करनी है जब सामा के चावल एकदम गर्म हो। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और बारीक चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स। ये करीबन 1/4 कप है, बट अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो आप इन सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें इस तरीके से अच्छे से मसल लेना है और उसे इस तरीके से एक डो का शेप दे देना है। उसके बाद हम इस तरीके से टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। आप सभी टिक्कियों को बनाकर इस तरीके से रेडी कर ले। टिक्की को हम लो से मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नॉन स्टिक पैन में ही आपको ये प्रोसेस करना है, क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो हमें इसको कच्चा रहने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का लेयर लाइट ब्राउन हो गया है। नेक्स्ट रेसिपी हमारी है पनीर की सब्जी। उसे बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में मैं ले रही हूँ 150 ग्राम दूधी, जिसे मैंने छील के काट लिया है, और 1/4 कप काजू। उसके बाद हम ले रहे हैं 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च साबुत, और साथ ही में ले रही हूँ मैं 3 से 4 इलायची, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 ग्रीन चिलीज, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और सेंधा नमक। इसके साथ ही हम इसमें लेंगे 1 कप पानी और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे हमें प्रेशर कुक करना है हाई फ्लेम पर 1 विसल के लिए। उसके बाद धीमी आंच कर दें और इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लें। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से कुक हो गया है और काजू भी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें से खड़े मसाले निकाल रही हूँ। आप अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो ग्रेवी को ग्राइंड करने के बाद आप एक बार उसे स्ट्रेन कर लें। आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब इस पेस्ट को जो है हमें एक प्रेशर कुकर में लेना है। उसमें आप डालें 1/4 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा नमक आप टेस्ट करके एडजस्ट करें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम पनीर के टुकड़े और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनटों के लिए कुक कर लेंगे। हमारी पनीर की सब्जी बनकर रेडी है। नेक्स्ट जो हम सब्जी बनाने वाले हैं वो है आलू की सब्जी।
इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 ग्रीन चिलीज और 1/4 कप कोरिएंडर लीव्स। सभी को हमें ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आप चम्मच की मदद से इस तरीके से साइड में से उसको स्क्रैप कर लें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, सेंधा नमक और 2 टीस्पून राजगिरे का आटा। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इससे हमें मिल जाएगी एक बहुत ही बढ़िया मसाला पेस्ट और इसे हम अभी के लिए साइड में रख लेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन में हम लेंगे एक बड़ी साइज का आलू। आप 2 मीडियम आलू भी ले सकते हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद पील करके उसे टुकड़ों में काट लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और सेंधा नमक और उसे हम 2 से 3 मिनटों के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर इस तरीके से। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे हमारी बनाई हुई मसाला पेस्ट और उसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू को मैंने इंटेंशनली थोड़े जो टुकड़े हैं उन्हें मैश कर दिया है ताकि हमारी ग्रेवी में एक गाढ़ापन आए। राजगिरा आटा हमने पहले से डाला हुआ है, तो उससे भी जो गाढ़ापन है वो आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ आधा कप पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम कवर करके पका लेंगे करीबन 5 मिनटों के लिए। बीच में आप एक बार चेक कर ले और चला ले। और हमारी आलू की सब्जी जो है वो बनकर रेडी है। सो अब हम लोग बनाने वाले हैं हमारी रोटी। फराली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम फराली आटा बनाएंगे। आधा कप सामा के चावल यानी कि जो व्रत के चावल आते हैं, उसको एक साफ किचन टाल पे स्प्रेड कर लें और उसे अच्छे से पोंछ ले ताकि कोई भी धूल मिट्टी अगर लगी है तो वो निकल जाए। उसके बाद आप उसे साइड में रख ले। सेम चीज हमें साबूदाना के साथ करनी है। सो हमने इस समय लिया हुआ है 2 टेबलस्पून साबूदाना। उसे भी आप एक साफ किचन टॉवल पर स्प्रेड करके अच्छे से पोंछ लें और साइड में रख लें। अब सामा और साबूदाना को अलग अलग वाइप करें, दोनों को एक साथ ना मिलाएं। उसके बाद हम सामा राइस को एक मिक्सर जार में लेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही फाइन पाउडर में। उसके बाद आप एक बड़ा बोल लें जिसमें आप अपना आटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उस पर एक फाइन सीव रखें और उसमें जो हमारा क्रश सामा राइस है उसको आप डाल लें और उस फाइन सीव की मदद से उसे सिफ्ट कर लें। जब आप सिफ्ट करेंगे तो थोड़े से जो सामा के ग्रैन्युल्स हैं वो रह जाएंगे। उसको आप अगेन मिक्सर जार में ले लें। इस बार हम उसको सेकेंड टाइम क्रश करेंगे साबूदाना के साथ। तो आप जो सामा के ग्रैन्युल्स बच गए हैं वो मिक्सर जार में लेंगे और साथ ही में जो हमने साबूदाना 2 टेबलस्पून साबूदाना हमने वाइप करके रखा हुआ है उसको लेके हम दोबारा से इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगेन जिसमें हमने सामा को जो सिफ्ट किया था उसी बोल में हम उसके ऊपर फाइन सीव रखेंगे। अगेन हम इसको सिफ्ट कर लेंगे। दोबारा से सिफ्ट करने के बाद अगेन आप नोटिस करेंगे कि थोड़े से ग्रैन्युल्स बच गए हैं। सो हम ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। सिफ्ट करते समय जो साबूदाना और सामा के ग्रैन्युल्स रह गए हैं अगेन आप उसको मिक्सर जार में ले लें। इस टाइम पर हम उसके साथ ऐड करेंगे 1/3 कप राजगिरा आटा और 1/4 कप सिंघाड़े का आटा। उसे आप अगेन ब्लेंड कर ले और अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसको हम सिफ्ट कर लेंगे बहुत ही फाइन सीव में से। सो आप देख सकते हैं इस समय मैं राजगिरा और सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ और हम उसको अगेन एक फाइन पाउडर के फॉर्म में ब्लेंड करके रख लेंगे। और अगेन इसको हमको उस बड़े बोल में जिसमें हमने बाकी के फ्लावर डाले हुए हैं उसमें हम एक फाइन सीव रखेंगे और अगेन उसको सिफ्ट कर लेंगे। ये जब हम सिफ्ट कर लेंगे तो हमारा जो व्रत का आटा है वो रेडी हो जाएगा।
और इस समय जब आप सिफ्ट करेंगे तो दोबारा से एंड में थोड़े से ग्रैन्यूल्स बच जाएंगे, थोड़े से जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे सीव में। सो इन पार्टिकल्स को आप डिस्कार्ड ना करें, थ्रो ना करें, उसको आप एक बोल में कलेक्ट कर लें और उसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। जब भी आप व्रत के लिए कोई भी रेसिपीज बना रहे हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप सामा का पुलाव बनाते हैं, साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं, सामा की खीर बनाते हैं, उन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये जो है वो लेफ्टओवर सामा और साबूदाने के जो अनक्रश्ड ग्रैन्यूल्स हैं वही है। सो ये आसानी से उन रेसिपीज में यूज हो जाएगा। उसके बाद जो ये बोल में आटा कलेक्ट हुआ है उसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। सो व्रत का आटा बनकर रेडी है। नारी रोटी बनाने के लिए हमने जो आटा रेडी किया है उसमें से हम 1/4 कप आटा लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, यानी कि इक्वल अमाउंट का पानी मैं ले रही हूँ। इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुत ज्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने पराली जो आटा पीसा है वो दरदरा है तो थोड़ा सा ज्यादा पानी उसमें जा सकता है। अब मैंने प्रेशर कुकर के लिड में से गास्केट को रहने दिया है और उसकी जो विसल है वो निकाल ली है। प्रेशर कुकर के बेस में मैंने पानी डाल दिया है। उस पर एक स्टैंड रखकर हम इस तरीके से हमारे आटे और पानी का मिश्रण वाला बर्तन रखेंगे और उसको हम कवर कर देंगे। कुकर के लिड को हमें बंद कर देना है और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे 5 मिनटों के लिए। 5 मिनट बाद आप चेक कर लें, मिक्सचर जो है वो अच्छे से पक जाना चाहिए इस तरीके से। अगर आपको लगे कि मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा वाटरी है या थोड़ा सा वो स्टिकी है, अच्छे से नहीं पका है, तो 1 से 2 मिनट तक आप उसको पका सकते हैं। अब आप इस मिक्सचर को एक फ्लैट प्लेट पर निकाल लें। ये प्रोसेस को आपको तभी करना है जब ये जो मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा गर्म है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो आटे को नीड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये गर्म मिक्सचर को मैंने एक प्लेट पर निकाल लिया है। उसमें मैं अब डालूंगी 1/4 टीस्पून घी और इसको मैं 1 से 2 मिनटों तक अच्छे से नीड कर लूंगी। जैसे जैसे हम नीड करते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि डो जो है वो एकदम स्मूथ हो गया है। इस तरीके से डो स्मूथ हो जाए उसके बाद आप हाथों को घी की मदद से ग्रीस करके इस तरीके से डो को दोनों हाथों के बीच में लेके रब करेंगे तो एक स्मूथ और क्रैक फ्री जो डो बॉल है वो बन जाएगा। अब हम हमारे डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसकी लोइयां बना लेंगे। 1/4 कप फरारी आटे से आपकी 2 रोटियां बनकर रेडी होंगी। आपको जितनी क्वांटिटी में या जितनी रोटियां बनानी है आप उतनी क्वांटिटी का आटा ले सकते हैं। बेलते समय दिक्कत ना हो इसलिए आप राजगरा आटा का यूज कर सकते हैं बेलते टाइम। इस तरीके से आटे में डिप करके आप रोटी बेल लें। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली और अच्छे से रोटी बेलकर रेडी हो रही है। रोटी को तवे पर रखने से पहले उस पर आप थोड़ा सा राजगरा का फ्लोर स्प्रिंकल कर ले और उसे स्प्रेड कर ले इस तरीके से। अब जिस हिस्से पर आपने राजगरा का फ्लोर स्प्रिंकल किया है उस हिस्से को आप तवे के ऊपर डालें। तवा जो है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। जैसे ही आप रोटी को तवे पर रख दें उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क लें और उसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक पकने दें मीडियम फ्लेम पर। आप नोटिस करेंगे कि बॉटम से जो है वो बबल्स आ गए हैं। तुरंत ही आप रोटी को फ्लिप कर दें और रोटी इस तरीके से फूल जाएगी। इस स्टेज पर रोटी को प्रेस नहीं करना है। अगेन उसको 30 सेकंड से 1 मिनट आप पकने दें। उसके बाद रोटी को फ्लिप करके कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करें और अगेन उसको फ्लिप करके कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करें। हमारी रोटी जो है वो बनकर रेडी। अब हम लोग बनाएंगे ग्रीन चटनी। व्रत के लिए खास ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार में लेंगे 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बदले आप काजू ले सकते हैं या आप नारियल का यूज भी कर सकते हैं। मूंगफलियों के छिलके आसानी से और झटपट तरीके से कैसे निकालने हैं उसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही में हम इसमें डाल रहे हैं 2 ग्रीन चिलीज
और 1/8 टीस्पून काला नमक और 1/8 टीस्पून सेंधा नमक। काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एक बार उसे चम्मच की मदद से इस तरीके से आप स्क्रैप कर लें ताकि जो साइड्स में चिपक गया है वो आसानी से निकल जाए। आपको ये स्टेज पर एक बार उसे ड्राई क्रश ही कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि अगर आप पहले ही कोरिएंडर लीव्स और पानी डाल देंगे तो मूंगफली अच्छे से क्रश नहीं होगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप धनिया के पत्ते और 1/4 टीस्पून गुड़। अगर आप चाहें तो गुड़ डालना अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन खट्टी मीठी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है एक बार और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नींबू का रस और 1 से 2 टेबलस्पून पानी। आपको चटनी की कंसिस्टेंसी जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और चर्न करते जाएं। और अब हम लोग बनाएंगे खजूर इमली की चटनी। खजूर और इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप इमली। ये सीडलेस इमली है और इसे हम पानी में सोक करके रख लेंगे करीबन 10 मिनटों के लिए। साथ ही में मैं इसमें ले रही हूँ 4 से 5 ड्राइड मैंगो स्लाइसेस यानी कि साबुत आमचूर, और इसको भी हम जो है पानी में 10 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको डालना एलिमिनेट कर सकते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके बदले आप क्या डाल सकते हैं और किस स्टेज पर आप उसे डालें। साथ ही में मैं ले रही हूँ 2 कप खजूर और ये सीडलेस है, और अगर आपके जो खजूर में सीड्स हैं तो वो आप निकाल दें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं खजूर को अच्छे से धो लूँगी ताकि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है या थोड़ी सी धूल है वो निकल जाए। सो इस तरीके से मैंने उसको एक छलनी में ले लिया है और उसे रनिंग वाटर में मैं अच्छे से धो रही हूँ। साथ में आप इमली को इस तरह उंगलियों की मदद से रब कर लें ताकि उसके जो बीज है या उसमें छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस होते हैं कई बार, देखिए इस तरीके से, तो वो निकल जाए। सो आप 2 से 3 बार उसका पानी बदल लें। सो ऐसे बीज वो भी आप निकाल दें और उसको अच्छे से साफ कर लें। और साथ में साबुत आमचूर को भी मैं अच्छे से धो के साफ कर रही हूँ। सो तीनों चीज़ें हमें धोकर अच्छे से साफ कर लेनी है और सारा जो पानी है वो निकाल देना है। सो इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ों को धो के साफ कर लिया है। अब हम जो हमारी चटनी है उसके लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। सो मैं तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में ले रही हूँ। साथ ही में हम इस समय उसमें डालेंगे 1 कप पानी। आप 1 से 1.5 कप पानी के बीच में ले सकते हैं और इसे हमें प्रेशर कुक करना है हाई फ्लेम पर 1 विसल के लिए। उसके बाद हम फ्लेम को जो है वो रिड्यूस कर देंगे और उसे पका लेंगे 10 मिनटों के लिए। सो आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। सो सारा जो ये हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद हम उसे मिक्सचर जार में ले लेंगे और ग्राइंड करते वक्त मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालती गई और इसको चर्न करती गई। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा जो ये मिक्सचर है वो एक साथ क्रश करें, आप इसे बैचेस में क्रश करें ताकि ये बहुत ही बारीक पिस जाए। और आप 1 से 1.5 कप के बीच में इसमें पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा ना रखें, जितना हो सके मिनिमम पानी में ही आप इसको चर्न करें। इसके बाद हम हमारी जो ये खजूर, इमली और आमचूर की जो प्यूरी है, हमारी चटनी है, उसको हम एक बार स्ट्रेन कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने एक छलनी का यूज़ किया है और उसे मैं प्रेस करते हुए अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। सो स्ट्रेन करके आप डायरेक्टली इस मिक्सचर को एक नॉन स्टिक पैन में ले लें और अब हम नॉन स्टिक पैन में इस प्यूरी के साथ में डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसे हमें बॉईल होने देना है मीडियम फ्लेम पर और उसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी डाल दें। चुटकी भर नमक डालने से इसका जो खट्टापन है, इमली का जो टेस्ट है वो एनहांस होगा। और इस रेसिपी में मैं गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें इस स्टेज पर
टेस्ट करके गुड़ डाल सकते हैं। साथ ही में अगर आप साबुत आमचूर का यूज नहीं कर रहे हैं तो इस स्टेज पर आप करीबन 1 से 2 चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पर आप मिक्सचर को चेक करके, टेस्ट करके जो भी मसाले आप डालना चाहे वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुक करना है 4 से 5 मिनटों के लिए। आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो चटनी का टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और इस चटनी को हम स्टोर करने वाले हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप इसको 6 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए ये टेक्सचर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना डालें, बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी ना रखें। स्टोर करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके से एक आइस ट्रे में छोटे छोटे क्यूब्स बना के उसको स्टोर करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो एक फ्लैट प्लेट में उसको आप पोर करके भी रख सकते हैं। और जब ये सेमी सॉलिड हो जाए, यानी कि फ्रीजर में आप 4 से 5 घंटे रख दीजिए, उसके बाद आप इसमें मार्किंग्स कर दीजिए, पीसेस कर दीजिए। और उसके बाद जब पूरा सेट हो जाए तो आप उसे एक एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट करके स्टोर करें। या तो अगर आप ये मेथड फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी कंटेनर्स में उसे बैचेस में स्टोर करें और जितना आपको चाहिए उतनी ही क्वांटिटी को आप बाहर निकालें और यूज करें। इस तरीके से मैंने इसके क्यूब्स बना दिए हैं और इन क्यूब्स को जो है वो मैं एक एयरटाइट कंटेनर में ले लूंगी और उसे स्टोर कर दूंगी। जितने क्यूब्स की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी क्वांटिटी की आपको रिक्वायरमेंट है, उतनी ही आप बाहर निकालें और उतना ही डिफ्रॉस्ट करें। आप सारा का सारा जो है वो डिफ्रॉस्ट ना करें और टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन रखें।